नमस्कार। आज हम बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम संगठन का आधुनिक प्रतिमान या अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। कल हमने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया था। तो जानते हैं हम सबसे पहले अनुशासन के केंद्रित पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि क्या है। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में अमेरिका में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन के दोष स्पष्ट होने लगे और इसका प्रारंभ हुआ। शिक्षाविदों का ध्यान पुनः विभिन्न विषयों के महत्वों की ओर गया और उन्होंने समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं पर अत्यधिक बल देने और उसके आधार पर विषय विशेष की मर्यादाओं का अतिक्रमण करने, विषयों की उपेक्षा करने और उनके अध्ययन क्रम को भंग करके छिछलापन लाने की प्रवृत्ति की आलोचना प्रारंभ कर दी। लगभग उसी वर्ष 1957 ईस्वी में सोवियत संघ अपना स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो गया। चूँकि अमेरिका का उस समय अंतरिक्ष की खोज के कार्यक्रम में जुटा था और सबसे पहले अंतरिक्ष में यान भेजने के सपने संजो रहा था, अतः सोवियत रूस की इस सफलता से अमेरिका दंग रह गया और वहाँ एक प्रकार का तूफान आ गया। रूस में पहले वह ऐसा क्यों नहीं कर सके। रूस से पहले इस प्रसंग पर एक लंबी बहस चली। शिक्षाविदों के एक प्रभावी वर्ग ने इस विफलता के लिए प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को दोषी ठहराया और विभिन्न विषयों के प्रति उपेक्षा भाव को इसका प्रमुख कारण माना। उसी समय अमेरिका वैज्ञानिकों ने अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। इन वैज्ञानिकों ने जीवन समायोजन शिक्षा संकल्पना के अतिवादी दृष्टिकोण की कटु आलोचना की। इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम का उदय हुआ। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा को भ्रांतिवश प्राचीन विषय केंद्रित अवधारणा का ही नवीन संस्करण समझा जाता है, किंतु इन दोनों में स्पष्ट और मूलभूत अंतर जिसकी विवेचना हम आगे करेंगे। पहले अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में अनुशासन की एक सरल परिभाषा इस प्रकार की गई कि अनुशासन व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का वह पुंज है जिसे अधिगम, मानसिक प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु उपयुक्त ढंग से नियति और समूहित कर लिया गया हो। किंतु यह परिभाषा सभी विद्वानों को मान्य नहीं हो सकी। इसमें असहमत होने के कारण उसे जो तर्क प्रस्तुत कर दिए, नवीन सूचनात्मक ज्ञान के समावेश के कारण होने वाले परिवर्तनों से भी अधिक महत्वपूर्ण वे परिवर्तन होते हैं जो नवीन तथ्यों के प्रकाश में आने और प्राचीन तथ्यों के नए अर्थ विकसित हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त पुरानी समस्याओं के समाधान भी नवीन समस्याओं को जन्म देते हैं। इस प्रकार ये परिवर्तन सभी अनुशासनों में होते हैं। यह बात अलग है कि कुछ अनुशासनों ने इन परिवर्तनों की गति धीमी होती है और कुछ में तीव्र गति। अतः अनुशासन की सर्वमान्य परिभाषा जो बनती है वो इस प्रकार है कि वस्तुओं और घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान के संगठन को अनुशासन कहा जाता है। इन वस्तुओं और घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य, प्रदत्त पर्यवेक्षण, अनुभूतियाँ आदि भी सम्मिलित रहते हैं जो उस ज्ञान के आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। कोई ज्ञान किसी अनुशासन के क्षेत्र में आता है या नहीं,
इसका निर्धारण करने के लिए आधुनिक नियम एवं परिभाषाएं निर्मित कर ली जाती हैं। इस परिभाषा के आधार पर अनुशासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये निकल कर आती हैं कि प्रत्येक अनुशासन की एक मान्य संरचना होती है, उसकी अपनी विषय वस्तु होती है और उसमें नवीन ज्ञान को समाहित करने अर्थात उसके विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने और उसे अच्छा बनाने, अधिक वैध बनाने के संबंध में निश्चित नियम होते हैं। प्रत्येक अनुशासन का अपना इतिहास और परंपराएं होती हैं। यही बात उसकी संरचना करने और उसके नियमों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक अनुशासन की अपनी अध्ययन और अनुसंधान विधियाँ होती हैं। प्रत्येक अनुसंधान का अपना मूल्य और चिंतन होता है। हार्वर्ड एंड क्लीवार्ड के अनुसार किसी मूल्यांकन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: विश्लेषणात्मक, सरलीकरण, संश्लेषणात्मक, समन्वय और गत्यात्मकता, निश्चित क्षेत्र, निश्चित विधि, निश्चित इतिहास और परंपराएं, संकल्पनात्मक और संश्लेषणात्मक दिशा। तो हार्वर्ड एंड क्लीवार्ड ने अनुशासन के ये मुख्य लक्षण बताए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने रखा कि विश्लेषणात्मक, सरलीकरण, संश्लेषणात्मक, समन्वय और गत्यात्मकता, निश्चित क्षेत्र, निश्चित विधि, निश्चित इतिहास और परंपरा, और अंतिम में रखा उन्होंने संकलनात्मकता और संश्लेषणात्मकता। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं हम अनुशासनों का वर्गीकरण। परंपरागत आधार, कार्य या आधार, मानव व्यवहार आधार, जिनको हम 3 प्रकार से बांटते हैं: तार्किक, प्रायोगिक, नैतिक और सौंदर्य बोधात्मक। तो इस प्रकार से हार्वर्ड एंड क्लीवार्ड का मानना है कि ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत कोई भी उदाहरण यह स्पष्ट नहीं करता है कि विभिन्न अनुशासन कुछ ऐसे सामान्य और पारंपरिक रूप से संबंधित सिद्धांतों के ढांचे पर आधारित हैं जो सभी अनुशासनों में समान रूप से विद्यमान है। अतः वह ब्रूनर को अपने उद्देश्य से असफल मानता है। इस संबंध में क्लीवार्ड कहते हैं कि अध्यापन के लिए किसी क्षेत्र में के संगठन की समस्या उसकी संरचना का आधार खोजने और उसे पूर्ण रूपेण संप्रेषित करने में निहित न होकर यह निश्चित करने में निहित है कि इस हेतु कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत और संकल्पनाएं रह जाती हैं। धन्यवाद।